पैसा अनलिमिटेड है। बोलना सीखो, गलत बोलो, यहाँ गलती बोलो सही हो जाएगा, कोर्ट में नहीं गलत बोलता। माता पिताजी में क्या आप समझे? जब माता जी आपसे कोई भी आपको महिला मिल जाएगी रोड पे, गली में, मोहल्ले में, आप किसी को माता जी बोल सकते हैं ना, आपसे उम्र बड़ी है तो। अब बस में बैठे हैं, कोई महिला बगल में बोल रहे माता जी आप बैठ जाइए, बोलता है ना आदमी। क्योंकि माँ के अंदर ममता होता है, किसी को ममता दे सकते। लेकिन किसी आदमी को बोल रहे हैं पिता जाइए बैठिए, हाँ क्यों नहीं बोलते हो? हम तो उम्र बड़े हैं ना, तुम बोलो पिताजी आइए, नहीं बोलो। ये हमारे ऊपर कोई महिला होगी तो उसको माता जी बोल। क्यों? जो पुरुष होता है अपने बेटे के अलावा किसी को प्यार नहीं, वो सबका अपना ममता नहीं लुटा सकता। माँ किसी को ममता दे देगी, आप समझ रहे हैं? बाप सिर्फ बेटे को ही दे सकता है। तो हमको पिताजी कहिए तो हम कुछ नहीं कर रहे, और किसी महिला को माता जी कह दो तो तुमको दुलार से सहला देगी, एक गिलास पानी पिया देगी, गुलाब बेटा बैठ। लॉ लर्निंग बेंच जो यंग एडवोकेट्स के लिए हम लोग कुछ कोर्स लेके आ रहे हैं, और ये हमारे YouTube पे आ रहा है, ऐप भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ लोगों से मिला है, अपने साथियों से। सूर्यांश है, ये BHU से आए हैं। और आप स्मिथ कहाँ से आए हो, परिचय दो अपना। आप अपना परिचय दीजिए। आप बोलिए। हम गौरव सिंह फ्रॉम लॉर्ड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा। आप बोलो। मैं राहुल कुमार, आई एम फ्रॉम नोएडा। आराम से बोलो यार, आराम से बोलो। ऐसा कुछ नहीं, आराम से बोलो। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी जो पूरा अभी इंडिया कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और आप लोग जानते होंगे कि जो भी एडवोकेट होता है, तो हम लोग बहुत ऐसे नॉर्मल मूड में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा क्लास भी नहीं हो रहा है। तो जो भी एडवोकेट आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आप LLB कर रहे हैं, तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि मेरे को क्रिमिनल लॉयर बनना है। आओ देखते होंगे ना न्यूज पेपर में कि राम जेठमलानी बहुत दहाड़ रहे हैं और वो बड़े बड़े क्रिमिनलों का बेल करा दिए। तो आदमी का एक सपना होता है कि वैसे मैं भी कोर्ट में दहाड़ूं। तो उसे दहाड़ने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप उतना कस के दहाड़ पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो अभी कमर्शियल जमाना है, अभी सारे फॉरेन्स के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब लोग आ गए हैं। और कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है कि लोगों का पैसा, एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी ले लेता है। तो आप ये समझिए कि हमको, अगर आपके पास कोई, हाँ आप पूछिए, कोई पैसा का रिकवरी कैसे होता है बताइए। Yes, sir. That was my question. Apart from bringing civil suit, what are the modes available with us for recovery of money? Like, are there any other remedies available for us? उधर देख के बोलिए तो और लोग भी सुनेंगे आपको। हाँ, बोलिए। So, are there any other remedies available for us for recovery of money? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि मनी का रिकवरी कैसे किया जाता है, और लीगल तरीके से। मतलब मारपीट करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे, तो आप वकील हैं तो आपको लीगल तरीके से मनी का रिकवरी करना है। ऐसा नहीं आप लंबे चौड़े हैं तो क्लाइंट आया कि मेरा पैसा फंस गया, बोले चलो मैं सुन लेता हूँ, मोटरसाइकिल पर बैठ गए, तो फिर आप ही पर केस हो जाएगा। आपको रिकवरी के लिए कई तरीके हैं। तो पहले आप क्लाइंट को बैठा के पूछिए कि वो कैसे साबित करे कि उसका पैसा ड्यू है, ठीक है ना। या तो उसका एग्रीमेंट होगा, लोन एग्रीमेंट, या उस क्लाइंट ने उसको सिक्योरिटी में कोई चेक दिया होगा। तो पहले आप उस केस को समझना होगा बहुत इत्मीनान से। जब आप केस समझ लेंगे, तो मान लीजिए चेक दिया है, तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपको ये 138 NI एक्ट में जाना पड़ेगा। NI एक्ट 138। मान लीजिए आपका क्लाइंट का कहीं 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया फंसा हुआ है, क्लाइंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और चेक भी नहीं है, उसके पास एग्रीमेंट किया हुआ है, लोन एग्रीमेंट, कि आपको मेरा पैसा दीजिए और हम आपको बाद में चुका देंगे, और भी कुछ एविडेंस है। तो फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, समरी सूट, SS। फिर आप समरी सूट डालेंगे तो रिकवरी का एक तरीका हो गया, 138 NI एक्ट में जा सकते हैं, फिर समरी सूट में जा सकते हैं। समरी सूट में क्या करेंगे, ये ऑर्डर 37 रूल 2, इसमें आपको समरी सूट डालना पड़ेगा। और एक नॉर्मल सूट भी डाल सकते हैं। क्या कहते हैं अंकित, नॉर्मल सूट को? नॉर्मल सूट डाल सकते हैं ना, नॉर्मल सिविल सूट डाल सकते हैं रिकवरी के लिए। तो स्पेसिफिक ये समरी सूट है। समरी सूट कब डालते हैं,
जब आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, पूरा प्रूफ हो कि आपसे ए से बी ने पैसा लिया है, कोई लोन एग्रीमेंट हो, कोई और कोई डॉक्यूमेंट हो, या आपके बैंक से उसके बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ हो, ट्रांजैक्शन का बैंक स्टेटमेंट हो। अगर प्रॉपर प्रूफ है देन यू शुड फाइल ऑर्डर 37 रूल 2 समरी सूट। इसमें क्या होता है कि जिसने पैसा लिया है उसको डिफेंड करने का मौका आसानी से नहीं मिलता है। अपने आप को बचाने के लिए वो लीव टू डिफेंड कोर्ट में फाइल करेगा, वो कोर्ट से बोलेगा कि हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, अदरवाइज एक तरफा फैसला आपके पास हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी समरी सूट में क्या है कि इसमें टाइम ये होता है कितने दिन का, 10 दिन का, 10 डेज। 10 डेज के अंदर ही जो रिस्पोंडेंट है, जो दूसरी पार्टी है, आप मान लीजिए कि आपका क्लाइंट को पैसे लेने हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी, जब आप ऑर्डर 37 का रूल 2 का केस डालेंगे तो उसको लीव टू डिफेंड कितने दिन फाइल करना होगा, 10 दिन में। अगर 10 दिन में फाइल नहीं करता तो उसका अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है। फिर उसको कोर्ट से परमिशन लेना होगा, लिमिटेशन कोर्ट देखेगा कुछ रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं है। तो कोर्ट ये मान लेगा प्राइमा फेसाई कि ये आदमी ने पैसा लिया और इस पर कोई डिफेंड का राइट नहीं, डिफेंड का कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक, ये हो गया। उसके अलावा और क्या तरीका पैसा वसूलने का? अगर वो झूठ बोल के लिया है तो एक और होता है, लोग FIR कर देते हैं। FIR भी आप कर सकते हैं। जब FIR करेंगे तो पुलिस आपका FIR मान लो न ली, बोली तो आपका मामला है, मैं तो रिकवरी एजेंट हूं नहीं, बोलेगी पुलिस ना कि आपने पैसा लिया, हमसे पूछ के दिया था। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप SHO को FIR करेंगे। अगर SHO की बात नहीं सुनता तो आप DCP के पास जाएंगे। DCP मतलब सीनियर SHO, फिर DCP। अगर ये दोनों ही नहीं बात सुनते हैं फिर आप MM के पास कंप्लेन फाइल करेंगे, चीफ मेट्रोपोलिटन के पास, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास। फिर वहां से आपको रिलीफ मिलेगा। तो एक क्या तरीका, अगर चेक आपके पास है तो 138 में जाइए, चेक नहीं है तो समरी सूट डालिए, और कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपका एक स्टोरी है, थोड़ा बहुत मतलब कुछ एविडेंस है, फिर आप नॉर्मल सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर रिकवरी ये फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका क्लाइंट बैंक है, ठीक है ना, ये तो इंडिविजुअल का हो गया। अब बैंक, अच्छा आप लोग बता दूं कि आप अभी शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी एक ये भी क्वेश्चन है। जब आप पहले लीव करके निकलेंगे तो आप क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? आप बताओ कहाँ से लाओगे? आप बताओ वैभव। किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करेंगे, उनके थ्रू कनेक्शंस बनेंगे और लोग मेरे बारे उधर देखिए, बोले आपकी बात और लोग सुने। हाँ बोले जोर से। लोग मेरे बारे में जानेंगे कि मुझे भी इस लॉ के बारे में पता है, और क्लाइंट्स मुझे अपने केसेस के साथ ट्रस्ट करेंगे। वो तभी होगा जब मैं किसी सीनियर एडवोकेट या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट के अंडर वर्क करूंगा। देखिए, एक्सपीरियंस एडवोकेट के पास आप वर्क करेंगे तब वो काम करने आएगा, क्लाइंट नहीं आएगा आपके पास। उस सीनियर को छोड़ के आपके पास जाएगा तो फिर खाओ पियो कहाँ से? आपको माता पिताजी पैसे दे रहे हैं तो जिंदगी भर नहीं देंगे ना, कि देंगे? नहीं देंगे। हाँ, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं शादी नहीं। तो शादी के बाद और नहीं देंगे? तुम्हारी वाइफ आएंगी तो देंगे पैसा, नहीं देंगे तो क्लाइंट कहाँ से लाओगे? आपका बहुत नॉलेज है, लेकिन क्लाइंट होगा तब तो केस लड़ोगे। आप बताइए जी स्मित जी। अभी तो आपको पिताजी पैसा दे रहे हैं ना LLB कर पढ़ने के लिए। यस सर। जब आपको पिताजी बंद कर देंगे, आप सीनियर के पास आ गए, सीख भी लिया हमसे, तो उसके बाद कहाँ क्लाइंट को रोड पर नहीं पकड़ेगा कि इधर आओ फीस दो? नो सर। क्या बोलोगे? सर इन माय ओपिनियन आई थिंक your connection will बोले हाँ, your connection will grant you the clients. For example, you have connection with some certain persons, and they will know you that you are well educated and you are capable of handling their cases in a well manner. Then they will offer their particular case to you. आपकी बात समझ गया। देखिए,
ये तो मैंने बोल दिया रिकवरी सूट के लिए, ये इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए। इंडिविजुअल क्लाइंट आएगा, आप बोलेगा वकील साहब कि मेरा पैसा फंस गया है, तो पहला काम है उसकी पूरी बात सुनना, उसके पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है उसको एनालाइज करना। अगर आपके हाथ में वो वन चेक दे रहा है तो फिर आप चेक में जाएंगे। अब चेक में जाएंगे तो क्या करेंगे, अब मैं पहले बता दूं, पहले इसको पूरा कर लेता हूं, इस बाद में बताऊंगा। अच्छा 138 का आपके हाथों से चेक दे दिया, तो आप इसको बोलोगे कि चेक आप बैंक में करो, बैंक में डालो, ठीक है ना, तो चेक बैंक में डाल देगा, वहां उसका चेक डिसऑनर हो जाएगा, तो उसके पास एक नोटिस आएगा बैंक का कि आपका चेक इन कारणों से ऑनर नहीं हुआ, इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स या सिग्नेचर मैच नहीं किया, तब वो आपके पास आएगा कि सर मेरा चेक मैंने डाला, मेरा पैसा तो आया नहीं। फिर आपको 138 में टाइम लिमिट का बड़ा महत्व है, आपको टाइम का ध्यान रखा कि जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ, सपोज करो चेक डिसऑनर हुआ आपको 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर मान लीजिए 24 को हुआ, तो आपको 30 दिन के अंदर, अब 30 दिन जोड़ लीजिए, 10 के बाद 20, तो 30 दिसंबर हो गया और 10 दिन और, मतलब 10 जनवरी हो गया ना, 30 दिन, तो 10 जनवरी 25 के भीतर, मतलब 30 डेज, ये लिख रहा हूं 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। कौन सा नोटिस? लीगल नोटिस, आप अपने लेटर हेड पे देंगे। नोटिस का ये प्रावधान है कि आप नोटिस देंगे तो आपका उसमें एनरोलमेंट नंबर भी लिखा हो एडवोकेट का, ठीक है ना। और नोटिस देते समय नोटिस कैसे तैयार करते हैं, नोटिस में 2-3 बातों का ध्यान रखिए, आप नोटिस तैयार कीजिए। एक कि आप का क्लाइंट से कोई सेंटिमेंटल रिलेशन नहीं है, भले आपका भाई है या दोस्त है, तो आप नोटिस स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट, कि आप उसके कहने से नोटिस दे रहे हैं, अपने आप नहीं दे रहे हैं, अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट, यहां से स्टार्ट करेंगे। और अब ये नोटिस हम सर्व कर रहे हैं सारा लिखेंगे, हम नोटिस में उसके बाद फैक्ट्स लिखेंगे। हाँ, जब अंडर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे साथ में कि कंटेंट्स ऑफ दिस नोटिस आर डूली अप्रूव्ड बाय माय क्लाइंट। कल वो क्लाइंट बोल दे कि आपने तो, मैंने तो बोला ही नहीं था केस करने के लिए, तो वकील होते हुए आप फंस जाएंगे। और उस कंटेंट को उसको मेल कीजिए कि हम ये नोटिस देने जा रहे हैं, मेल पे अप्रूवल लीजिए, कि बाद में क्लाइंट ये ना बोल पाए जी मैंने तो नोटिस के लिए बोला ही नहीं था। और कभी विदाउट प्रीजुडिस भी लिख देते हैं नोटिस के ऊपर, ठीक है। अपने नोटिस में क्या होगा कि अंडर इंस्ट्रक्शंस, फिर फैक्ट्स, और लास्ट जो पैरा होता है उसमें लिखा जाएगा कि इफ यू आर नॉट अबाइड बाय द कंटेंट ऑफ दिस नोटिस और नॉट पे माय क्लाइंट, चेक को आपने ऑनर नहीं किया तो आई विल इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट यू विद इन 15 डेज। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है कि 15 डेज, ठीक है, ये 15 दिन का टाइम देंगे उसको। तो डिस्टर्ब है राहुल, मिटाओ जरा, ये 15 दिन का, अरे ये भी कैसे रखे हो, चलो ये 15 दिन का आप टाइम देंगे, बैठो। अब फिर भी उसके बाद क्या होगा, या तो पैसा देगा या नहीं देगा। तो स्टेप्स है 138 का। पहला क्या है, चेक बैंक होगा, चेक बैंक में डालेगा, फिर उसके बाद डिसऑनर होगा, पेमेंट कर दिया तो मामला खत्म, पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको ये 30 डेज का नोटिस देंगे, 15 दिन के अंदर पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। अब उसके बाद ही पेमेंट नहीं आया तो जिस दिन नोटिस उसको रिसीव हुआ है उसके 15 दिन जब खत्म हो गया ना, आप 15 दिन का टाइम देंगे ना, तो मान लीजिए 15 दिन का टाइम, आप 2 तारीख को 15 दिन खत्म हो जा रहा है, तो 15 दिन के बाद और टोटल 45 दिन के पहले आप उसको कंप्लेन फाइल करेंगे। अब कंप्लेन कहां फाइल करेंगे, किस कोर्ट में करोगे? मजिस्ट्रेट के अंडर पे सेक्शन 223 मजिस्ट्रेट कहाँ के रहने वाले हो तुम? बनारस के? यस सर, बनारस में तो बहुत सारे मजिस्ट्रेट हैं। हाँ? सर लोकल जुरिसडिक्शन जिसका होगा, जिस मजिस्ट्रेट का, कैसे तय करोगे? Sir, where defendant ordinarily resides. चलिए मान लीजिए डिफेंडेंट रहता है, आप रहते हो दिल्ली में, और जो चेक दिया वो रहता है बॉम्बे में, और चेक तुम्हारे अकाउंट है गांव पे, मान लो तुम्हारा गांव है बिहार में, तो फिर कहाँ केस करोगे? In that case, where cause of action arose, कहाँ रोज होगा? where the bank is situated, where the check is हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सोच के नहीं बोलना है।
आपको एक्ट पढ़ना है। एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर गाइडलाइन दिया हुआ है कि जिस बैंक में चेक डिसऑनर हुआ वही जुडिक्शन बनेगा। मान लिया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली का द्वारका है तो दिल्ली का द्वारका कोर्ट बनेगा। मान जिस बैंक में आपने चेक डाला है वो बनारस में, बनारस का मान लंका में है तो बनारस के लंका में जो जुडिक्शन बनेगा, जिस कोर्ट का जुडिक्शन बनता है वहां केस डालेंगे। जुडिक्शन कैसे डिसाइड होता है? जिस बैंक में आपने चेक डाला है उस बैंक से डिसाइड होता है। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? फिर आपने 138 डाला और 138 में चेक डाल दिया तो आपके पास, आप कोर्ट में खड़े होंगे बहस करने के लिए। तो कैसे बहस करेंगे? पहला दिन मान लो हम जज हैं, मतलब जज तो हम है नहीं, मान लो है 1 मिनट के लिए कि हम जज की कुर्सी पर बैठ गए और आप वकील हैं, तब बोलिए क्या बोलेंगे हमको? कुछ तो बोलो यार, इसमें क्या करना है? यहाँ फेल थोड़ा होना है। जो मन में बोलो। आप लॉ स्टूडेंट हो, कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर। आप Sir, third year. बोलना सीखो, गलत बोलो, यहाँ गलती बोलो सही हो जाएगा, कोर्ट में नहीं गलत बोलना है। Sir, first I think we will start by addressing your lordship, and we चलो will. लॉर्डशिप बोल दिए, उसके बाद Yes, sir. We will say that we are filing this particular recovery suit under Recovery- recovery. Sorry, my apologies. We are filing this particular complaint under Section 138 of NI Act. वेरी गुड। And what is the cause and brief facts about of that particular complaint? We will tell that to the magistrate. हाँ हो गया। Yes, sir. Then we will put our case and we will put all the grounds that happened, and we will ask for the prayer. उसके बाद ऑर्डर कर देगा। No, sir. हाँ क्या करेगा जज? Judge will ask for the evidences, and we will show our evidence and the. ठीक है, आपने prosecution एविडेंस and the दिखा दिया तो witness. जज ऑर्डर कर देगा कि इनको पैसा दे दीजिए। No, sir. Under Section 223 of BNSS, the judge will examine the complainant and the witnesses that are present with the complainant. ऐसा है तो सुनिए, आप बताओ भाई, इनको दो माइक। Yes, sir. Sir, I will. आप केस फाइल करेंगे, ऐसा कोई फाइल करोगे ना, हाँ। तो इस फाइल में खोलोगे कोर्ट में, हाँ, खोलेंगे। क्या बोलोगे खोल के? Firstly, I will tell the facts of the case and why, through what provisions I'm filing the case, and then I'll ask the court to give me order the respondent to pay up सुनो, the सुनो। money. आप 138 का केस फाइल किया, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे पहले ये बताइए। Firstly, the check हाँ and ऐसा ना कि शादी कार्ड लगा दोगे, डाइवोर्स का नहीं लगाओगे ना, इसमें क्या लगाओगे? सर चेक और डॉक्यूमेंटेशन, अगर और अगर कोई क्लाइंट और रिस्पोंडेंट के बीच में बातचीत हुई होगी तो उसके, चलो भैया ये लगाएंगे चेक और क्लाइंट के बीच में जो बातचीत हुई है वो दो चीज, और अपना फैक्ट्स फाइल। और फैक्ट फाइल क्या होता है? उसमें मतलब जो फाइल हो गया उसके अंदर फैक्ट घुस जाएगा, फैक्ट से ना हुआ चेक। यस और क्या लगाओगे? सर, बस प्रेयर वगैरह लगा देंगे। प्रेयर तो लगा हुआ है, तो कंप्लेन में लगा है ना, प्रेयर तो आपने लिख दिया। देखिए आप हर चीज का इंग्रेडिएंट समझिए। मैं पहले बताया था कि जब आप चाय पीते हैं तो चाय में दूध डाल दो, चीनी डाल दो, पानी को खूब गर्म करो तो गर्म शरबत बनेगा, चाय नहीं बनेगा। चाय कब बनेगा? चाय पत्ती। जब चाय पत्ती होगा। ठीक है ना? तो अब वो साबित क्या करना है कि हमारे हाथ में चेक था और हमको पैसा नहीं मिला। दो चीज साबित करना है ना। तो पहले चेक दोगे और फिर जो डिसऑनर का जो मेमो आया है, रिटर्न मेमो, तो वो डालोगे ना, तभी तो साबित होगा कि पैसा नहीं मिला उसको। हाँ, साबित होगा तभी ना। तो एक चेक दिखा दीजिए कि जैसा अब ये रहा चेक जी, पेज नंबर 5 पे चेक लगा हुआ है। जब बोला पैसा तो मिल गया होगा, तो बोले पेज नंबर 6 देखिए, उसको रिटर्न मेमो लगा, इसमें लिखा है कि उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं। दो चीज दिखाओगे ना। और हाँ, फिर बोलो सर हमने पैसा मांगा उसको लीगल नोटिस से और उसके बाद भी नहीं दिया, फिर भी नहीं जज सुनेगा आपकी। जज साहब बोलेंगे कि लीगल नोटिस को मिला कि नहीं मिला ये दिखाओ। फिर आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा स्पीड पोस्ट का कि इस तारीख को मिल गया। फिर
कि अभी बोले ना कि टाइम का इसे बहुत महत्व है कि 15 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस जाना चाहिए, 45 दिन के अंदर केस फाइल होना है। ये दिखाओ भैया 45 डेज टाइम फ्रेम दिखाएंगे कि सर 1 तारीख को चेक बाउंस हुआ, 30 तारीख हमारा लिमिटेशन था, 30 के पहले हमने लीगल नोटिस दे दिया, 30 दिन के अंदर ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें ये आर्गुमेंट नहीं करना पड़ेगा कि माय लॉर्डशिप उसको फांसी दे दो, ये कर दो, उखाड़ो गाड़ो, कुछ नहीं। उसको सिंपल क्या बोलना है कि सर ये चेक है 5 तारीख का, राइट टाइम पे चेक बैंक में हमने डाल दिया, इस तारीख को डिसऑनर हुआ, 30 दिन के अंदर इस तारीख को हमने लीगल नोटिस दे दिया, इस तारीख को लीगल नोटिस पहुंच गया और 45 दिन के अंदर हमने आपको केस फाइल कर दिया। ठीक। अब मान लीजिए कोई फर्म का चेक है, रामा एंटरप्राइजेस, उसमें 2 पार्टनर हैं और साइन एक पार्टनर ने किया है, तो पैसा कौन देगा? फर्म देगी, पूरी फर्म। तो ऐसे केस में जब पार्टनरशिप फर्म है तो कैसे कोर्ट को बोलोगे पार्टनरशिप फर्म है? फिर पार्टनरशिप डीड भी लगाना पड़ेगा। अब इसमें और मान लो कंपनी का चेक है, तुम कंपनी में काम करते हो, तुम्हारी नौकरी छूट गई। मान लो तुम टाटा में काम करते हो, टाटा में कैशियर हो, चेक तुम साइन कर, तुम्हारी नौकरी छूट गई, तो पैसा तुमसे मांगने जाएगा आदमी? नहीं। किसे मांगेगा? जो कंपनी से। तो आप जब नोटिस डालेंगे ना तो उसमें लिखना पड़ेगा कि मिस्टर ए हैज साइंड द चेक बिकॉज ही इज इन द कमांडिंग पोजीशन एट दैट वेरी टाइम। कंपनी के बिहाफ में उसने चेक इशू किया, ये आपको डालना पड़ेगा। ये सब इंग्रेडिएंट आपको लिखने पड़ेंगे, नहीं तो केस डैमेज हो जाएगा। बड़े वकील में छोटे वकील में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत मामूली अंतर होता है कि वो चीजों को, बेसिक चीजों की समझ रखनी है कोर्ट में, बाकी आप नहीं रखो कोई बात नहीं। बेसिक चीजों का अगर जानकारी है तो आप आगे बढ़ जाए। तो खैर इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। एक तो 138 हो गया, वैसे ही ऑर्डर 37 रूल 2 हो गया। जरा बताइए अंकित जी, ऑर्डर 37 कैसे पास करेंगे? इनको माइक दीजिए। ऑर्डर 37 कैसे फाइल करेंगे? आइए इधर। ऑर्डर 37 में क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे फाइल होता है जरा बताइए। लॉ लर्निंग बेंच से जुड़े हुए लोग हैं, ये बड़े अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, बहुत होनहार हैं अंकित जी, बहुत ब्रिलियंट आदमी। बताइए अंकित जी। So, recovery suits under Order 37 Rule 2 is a summary suit because it provides for a summary procedure in contrast to a normal suit where every defendant has a right to represent his case within the limitation period provided under CPC. So, suits under Order 37 Rule 2 are summary in nature, and when the plaintiff files a suit under this order for recovery of amount, all he needs to show is that there is a transaction between plaintiff and the defendant, duly evidenced by documents. And once such suit is instituted by the plaintiff, then the summons of the suit is served upon the defendant, and he is given a period of 10 days to file his application seeking leave to defend the present case. And unless and until such leave is granted by court, the defendant cannot put forth his defense by way of written statement. So such leave to defend must disclose tribal issues as to whether there is any debt, and if there is any debt, then there is non-payment of that debt as on the date of filing of the suit. While allowing such application seeking leave to defend, court generally asks the defendant to at least deposit 50% of the claimed amount in the suit for the defendant to show his bona fides in the present matter and not just evade any suit by filing false and frivolous leave to defend application and hamper the summary procedure provided under Order 37 Rule 2 of the CPC. Once application of the defendant under seeking leave to defend is allowed, then he is given opportunity to file written तारापुर वाला statement. फाइल निकालो, तारापुर का। हाँ ठीक है, बोलिए। Then he files a written statement, and then evidence is led by both the parties. And upon perusal of evidence and hearing arguments of both the sides, then the court passes a judgment which the plaintiff can execute by way of execution under CPC, under Order 21 of the CPC. ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा बताया इनको, ये काफी अनुभवी भी हैं इनको। तो अब हमने क्या बताया कि 138 देखें, अच्छा एक 138 हो गया और एक समरी सूट हो गया जो अंकित ने बताया।
और 37 रूल 2 में एक नॉर्मल सूट भी डाल सकते हैं। इसमें WS फाइल करने का 10 दिन से ज्यादा 30 दिन के अंदर भी आप फाइल कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल सूट डाल सकते हैं जब डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं हो। उसका फिर ट्रायल चलेगा, फिर उसके बाद इशू फ्रेम होंगे। इसका स्टेज आपको जानना पड़ेगा। पहले आप समरी सूट फाइल करेंगे, फिर लीव टू डिफेंड फाइल होगा, काउंटर, रिजॉइंडर, रिप्लाई वगैरह होगा, फिर इशू फ्रेम होंगे, फिर इशू बहस होगा। वो स्टेप हम बताते हैं। पहले हम अभी हम आपको आज यही बता रहे हैं कि कितने तरीके से आप रिकवरी कर सकते हैं। अभी हम लिमिटेड रखते हैं। एक 138 एक समरी सूट, नॉर्मल सूट, और एक और है कमर्शियल सूट भी फाइल कर सकते हैं। जो नया एक्ट आया है उसमें कमर्शियल एक्ट में भी आप फाइल कर सकते हैं। उसमें सेक्शन 12 है ना वो अंकित, सेक्शन 12 में उसमें मीडिएशन का है, 12A में। तो देखिए 12A क्यों पूछ रहे हैं हम कि मीडिएशन होता है, ये किसी कोई भी बोल देगा, लेकिन वकील हो तो कुछ आप सेक्शन बोलोगे ना, तभी तो वैल्यू बढ़ेगा। जब मोटरसाइकिल का आपका मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा तो आम आदमी बोल देगा धुआं फेंक रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ी है, लेकिन मिस्त्री क्या बोलेगा कि चौक खराब हो गया है, ठीक ना, या कोई पार्ट के नाम बोल देगा तो आप उसमें घूमते रहिएगा, उसका पैसा ले लेगा कि यहाँ मिलता है। नॉर्मल बात करेगा मिस्त्री, आप पैसा देंगे? वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम बोल देगा कि आप समझे नहीं आएंगे। तो वकील को भी उस सेक्शन बोलना पड़ेगा। हाँ, 12 पहले फाइल करना पड़ेगा। तो क्लाइंट बोलेगा 12 क्या है भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे मीडिएशन फाइल करना है तो समझ जाएगा मीडिएशन क्या होता है। फिर 12 मैंडेटरी है कि नहीं है। 12 का हम लोग एग्जेंशन भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दीबाजी है पैसा वसूलने का, क्या एग्जेंशन इज देयर, एग्जेंशन भी ले सकते हैं। तो इतना सारा तरीका होगा। FIR भी कर सकते हैं अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट है। और FIR का प्रोसीजर है, अब क्या बताएं आपको। SHO कीजिए, SHO अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो DCP को जाइए, वो भी नहीं बात सुनता है, फिर आप क्या करेंगे, 173 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कि सर हमारा पैसा ले लिया है, मतलब झूठ बोल के डिसऑनेस्टी से, मतलब हमको चीट कर लिया है, और हमारा पुलिस भी नहीं सुन रही है, DCP साहब भी नहीं सुन रहे, सीनियर अफसर, अब आप सुनिए। हाँ, तो कोर्ट पूछेगी हम क्यों सुने। जब वो दोनों नहीं सुने तो मैं ऐसी क्या खास बात है, फिर क्या बोलेंगे आप कोर्ट को। 173 कौन सा है? हाँ, पहले लोग कहते हैं ना 154 का 156 का एप्लीकेशन फाइल करो, मतलब कोर्ट केस। अब क्या बोलते हैं 170, दोनों का इंग्रेडिएंट सेम ही है लगभग। सरकार ने उनका नाम बदल दिया है तो बहुत सारा वकील को दोबारा पढ़ना पड़ा। पहले मुझे जबान नहीं आया था, अब सेक्शन में थोड़ा फेरबदल हो गया। तो उसमें आपको चीटिंग में, अब आप बोलेंगे कोर्ट में जाके कि सर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने बड़ा मेहनत से पैसा कमाया था, ये हमारे पड़ोसी हैं राधे श्याम, ये आए थे हमसे पैसा ले गए, सर मैं बहुत बर्बाद हो गया, कल से खाना नहीं खाया हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, मैं परेशान हूँ, और मेरे पास पैसा नहीं है, जाना है बहन की शादी में, और पुलिस मेरी सुन नहीं रही है, पुलिस वाला सुन नहीं रहे हैं, और मुझे जाते हैं धमकाता भी है सर। तो जज देगा रिलीफ आपको? मानवाधिकार आयोग नहीं है ना, कोर्ट है। तो क्या बोलेंगे चीटिंग प्रूव करने के लिए? हाँ, इंटेंशन बोलेंगे। और all the rest of the ingredients that are available under section 380 of the BNS. आपको 2 चीज साबित करना पड़ेगा चीटिंग के केस में, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। कि उसको आपका पैसा उसने 10 लाख ले लिया, उसको गेन हो गया, लेकिन वो गेन रॉन्गफुल गेन है। पैसा 10 लाख कमा ले व्यापार करके, बिजनेस करके, मेहनत करके, तो वो गलत नहीं है, लेकिन रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये 2 चीज साबित कर देंगे तो आपका केस स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर FIR हो जाएगी। FIR होने के बाद क्या होगा? अब कभी कभी कोर्ट को लगता है FIR का मामला नहीं है, तो कभी कभी कोर्ट जो है ना, जो पहले 200 CRPC में करते थे, 200 था ना CRPC, वो कंप्लेंट केस होता है, मजिस्ट्रेट ही उसको ट्रायल कर देते हैं। मजिस्ट्रेट ही ट्रायल करता है कि एक्यूज्ड है कि नहीं है, ऑफेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, या तो पुलिस दे देगा या कोर्ट खुद भी उसको इंक्वायरी कर सकता है। तो मान लीजिए FIR हो गया, फिर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा। अब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में भी अंतर होता है। क्या? Inquiry is completely under the authority of the magistrate and it's different from the investigation. हाँ, दोनों में अंतर होता है। तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद फिर अरेस्ट होगा, वो अगर गलत पाया गया तो अरेस्ट होगा, फिर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाएगा, फिर उसका रिमांड लेगा, फिर ट्रायल शुरू होगा,
फिर कोर्ट, ये सब स्टेप आप नोट कीजिए। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, रिमांड, फिर चार्जशीट पे फाइल होगा। चार्जशीट में या तो चार्जशीट में वो या तो जाएगा या डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज फ्रेम होगा, फिर ट्रायल होगा, फिर कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी या डिस्चार्ज करेगी। अभी तो पुलिस ने चार्ज फ्रेम किया है कि हाँ ये चार्ज बनता है, पुलिस बोलेगी एक्यूज है उसने ऐसा 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 किया है। अब कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगी पुलिस की रिपोर्ट पे कि ये पुलिस ने सही बोला है या गलत बोला है, डॉक्यूमेंट के आधार पे। फिर कोर्ट क्या करेगी, चार्ज फ्रेम करेगी, फिर चार्ज पे बहस होगा। उसके बाद क्या होगा बताइए? चार्ज पे बहस होने के बाद एविडेंस। आप कौन से ईयर में है? 4th ईयर तो कंप्लीट। मन लगा के पढ़िए। इसको सत्यनारायण भगवान ने कथा नहीं सुनिएगा तो नहीं याद होगा। हाँ सर। आप मन में भी अपना सीक्वेंस बिठाएंगे ना कि चार्ज फ्रेम हो गया, अब क्या होगा यार? तो सोचो अब क्या होगा, तो प्रोसिक्यूशन का विटनेस होगा। आप खुद भी दिमाग आएगा ना कि पुलिस पहले अपना विटनेस पेश करेगी, फिर डिफेंस का विटनेस पेश होगा, फिर दोनों का क्रॉस होगा। तो इस आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। मतलब बहुत के लोग फाइल लेके कोर्ट में पूरा पढ़ जाते हैं, रात भर आर्गुमेंट करना है, देखो उस दिन नोटिस होना है। आपको ये मालूम हो जाए कोर्ट में किस दिन क्या होने वाला है। तो खैर हम फिर टॉपिक में चलेंगे, डिटेल में चलेंगे, डिटेल में नहीं जाना है। अभी तो रिकवरी का प्रोसेस बता रहे हैं। पहला 138 समरी सूट, फिर कमर्शियल सूट फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल सूट फाइल कर सकते हैं, या कोई और काम कराना है, मतलब कोई और कोई रिलीफ चाहिए, किसी ने आपका पैसा ले लिया है और मकान बेचने के लिए मकान नहीं दे रहा है, वो रिकवरी करना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 10 है, कौन सा सेक्शन है? 10 में, उसमें भी टाइम लिमिट है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल का। हाँ, तो अभी मैं क्लाइंट पे बात कर रहा, देखो हम लोग कहाँ पहुंचे। क्लाइंट वाला तो बात बताइए ना, क्लाइंट आएगा तभी ना लड़ोगे केस यार। कहाँ से क्लाइंट लाओगे? कनेक्शन से मिलेंगे, लोगों को पता चलेगा जबकि प्रचार मना है वकील का, घूम के कहिए कि मर्डर कर दो हम बचा लेंगे, वकील है नहीं ऐसा कहोगे? नहीं डकैती कहोगे तुम डकैती करो हम बचा लेंगे? बताओ यार तुम, इससे पूछो हिमांशु क्या नाम है, बताओ हिमांशु कहाँ से क्लाइंट ले आओगे, वकील बन गए हो? ये मेरा ऑफिस दिखाओ, ऑफिस दिखाइए एक बार। ये देखिए फाइल दिखाइए, ये फाइल हम कहाँ से ले आए हैं? हमारे पास 10,000 केस है, डेली 50 केस होता है, तो कहाँ से फाइल आया है? हम तो कहीं जाते भी नहीं, यहीं रहते हैं। बताओ हिमांशु तुम बताओ। सर एक अच्छी नॉलेज होने के साथ बताओ बताओ, खांस दो, कोई बात नहीं, खांस से तब बताओ। गला सा सही नहीं है। अच्छा चलो गला तुम बताओ राहुल। सर क्लाइंट्स का जहाँ तक बात है, तो मुझे जहाँ तक पता है कि हर कोर्ट में एक लीगल एड होता है सर, फ्री लीगल एड। तो पास आउट होने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि 1.5 साल तक उसमें काम करना चाहिए सर, उस पैनल पे। उसमें क्या बोलते हैं लीगल एड को अंकित? डीएलए से क्या बोलते हैं? डीएलएस है, लीगल सर्विस अथॉरिटी। फुल फॉर्म क्या होता है? दिल्ली में डीएलएस है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डीएसएलए वैसे ही नेशनल रिव्यू हर डिस्ट्रिक्ट का होता है सर, हर स्टेट में भी होता है और नेशनल लेवल पे भी होता है। तो वहाँ जाए क्या बोलोगे, हमको केस दीजिए? नहीं, तो वहाँ पे सर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है जहाँ तक मुझे पता है। तो उसमें जो क्लाइंट्स जैसे वहाँ जिनके पैनल पास कराना पड़ता है। पैनल कराना पड़ता है, जो क्लाइंट्स जिनके पास पैसे नहीं है केस ठीक लड़ने बोल के रहे हैं। मतलब शॉर्ट में ये है कि आप कि वहाँ गरीब लोगों का केस होता है, कोई रेप विक्टिम है, पैसे नहीं है, कोई बाढ़ में बह गया, आग में जल गया है, परेशान आदमी है, तो जाके बोलते हैं जी हमको फ्री कर, क्योंकि जस्टिस मिलना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि न्याय मिलना चाहिए। ये कसाब का नाम सुने हो? कौन है कसाब? उसको भी वकील मिला था भारत सरकार से, उसके बहस हुई, पूरा सब लोग जानता है कि वही सबको गोली मारा है। तो ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़ा, फांसी के फंदा तैयार किया, लटका दिया, ऐसा नहीं है। उसको पकड़ा गया, उस पर चार्ज लगाया गया, एफआईआर हुआ, उस पर चार्ज पढ़ के सुनाया गया, हाँ वो बहस हुई, उसकी तरफ वकील खड़े हुए, हाँ जब सिद्ध हो गया कि इसी ने मारा, तब उसको टांगा गया। किसी भी अपराधी को तब फांसी होती है, चाहे जेल जाता है वकील। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग प्रो बोनो भी देते हैं। देखिए क्लाइंट के लिए फिर हम अलग टॉपिक क्या आ गए, तो हम रिकवरी का बात कर रहे थे। शॉर्ट में बता दें कि क्लाइंट के लिए मैं एक दूसरा आपसे दूसरे सेशन में बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको बड़े वकील बनने के लिए पहला तो ये है कि कोर्ट में आपको दहाड़ दहाड़ के बहस करना है, तेज तेज।
तो इसके लिए आपको तेज तेज पढ़ना होगा। घर में सोएंगे जिसमें आप हर साल कम से कम कितना 5-7 लाख एनरोलमेंट होता होगा पूरे इंडिया, मान लो 5 लाख मोटा मोटी फिगर मान लो। तो आपके जैसे अब यहाँ बैठे हुए हैं तो 5 लाख लोग वकील बनने का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उसमें सो रहे हैं तो आपसे वो आगे निकल जाएंगे। इसमें आपको अभी मेहनत कर लेंगे तो आपका बुढ़ापा आराम से निकलेगा, तो बुढ़ापा में मेहनत करना पड़ेगा। और जो वकील नहीं मेहनत करेगा फिर भी एडवोकेट ही रहोगे। तो हो सकता है तुम कहीं नोटरी में टेस्ट कर रहे हो या उस कमीशन का काम कर रहे हो, वो भी एडवोकेट है। एक एडवोकेट फीस लेते हैं हमारे कपिल सिब्बल साहब 50 लाख रुपया पर महीना, पर अपियरेंस। 50 लाख पर अपियरेंस। अगर डेली 10 केस करते हैं, डेली का 5 करोड़। और तुम 1 लाख रुपया महीना कमाओ तो पूरी जिंदगी कमाओ 5 करोड़। और डिग्री बराबर है। तो ये वो जानते हैं, सब जानना पड़ेगा। ये अब यही रिकवरी किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। तो आप वकील बने हैं तो अपने एरिया के बैंक में जाइए। आप क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैंक में जाइए, जोनल ऑफिस में जाइए, वहां बोलिए हमको पैनल कीजिए, मैं एडवोकेट हूँ। और फिर डॉक्यूमेंट लेगा और आपको पैनल कर देगा, फिर आपको केस देगा। अब आप बैंक के वकील हो गए। अब बैंक का किसी ने पैसा ले लिया है, तब क्या करेंगे? बैंक का भी 138 का तो कर सकते हैं, लेकिन बैंक का ये ऑर्डर 37 रूल 2 का रिकवरी डालेंगे तो उतने का स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। मान लो 100 करोड़ का लोन है तो 6% 6 करोड़ तो स्टाम्प पे हो जाएगा। तो 1900 कब बना डीआरटी? 1993 में। 1993 में गवर्नमेंट ने एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर बैंक का पैसा फंसता है तो इसको सिविल सूट में नहीं जाना पड़ेगा। 37 में सारा डॉक्यूमेंट लगाया, फिर लीव टू डिफेंड फाइल करेगा, फिर अप्लाई रिजॉइंडर, बहुत सारा टाइम लगेगा। अब पहले लोग क्या करते थे, बैंक पर ही केस करते थे कि गलत हमने लोन लिया ही नहीं है या गलत केस है, बैंक अफसर को फंसा देते थे। बैंक का पैसा फंस जाता था तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगा। तो एक गवर्नमेंट 1993 में एक एक्ट बनाया, क्या बोलते हैं उसको? डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो अगर राम ने श्याम का पैसा ले लिया तो राम डीआरटी में नहीं जाएगा। कौन जाएगा? बैंक जाता है वहां। उसको क्या बोलते हैं? बैंक को लेंडर, और क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर। डीआरटी में अगर आप गए हैं तो वो फिर सिविल कोर्ट से आपके खिलाफ स्टे नहीं ला पाएगा जो बोरोवर है। यहाँ ओए फाइल होता है, डीआरटी में क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा आपको। 138 में फाइल करते हैं तो आप क्या हुए? कंप्लेनेंट। यहाँ फाइल करते हैं अप्लीकेंट, ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। डीआरटी का एक प्रोसेस में अभी तो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, प्रोसेस बाद में बताएंगे। डीआरटी में अगर बैंक हार गया या कोई भी पार्टी हार गया तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। कहाँ जाएगा? डीआरटी के, हाँ राहुल जी ठीक बोल रहे हैं। डीआरटी से अगर अग्रीव हो गया डीआरएटी में जाएगा, और डीआरएटी से अग्रीव होगा तब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो दूसरा फोरम क्या है बैंक के लिए? 138 और डीआरटी। अब एक है सरफेसी एक्ट। ये बहुत पावरफुल एक्ट है। जब गवर्नमेंट को लगा कि डीआरटी में जीतने के बाद भी बैंक को पैसा नहीं मिलता है, लोग उसमें स्टे ले लेते हैं डीआरएटी से, ठीक है ना, और फिर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर पैसा 4-5 साल के लिए बैंक से फंस जाता है। फिर बैंक ने क्या किया कि एक सरफेसाई लाया, ठीक ना। ये सरफेसाई का एक एक्ट आया, सरफेसाई एक्ट बोलते हैं उसको, बोलते हैं स्क्रूटाइजेशन एक्ट बोलते हैं इसको। सरफेसी एक्ट में क्या होता है कि बैंक जब लोन देती है आपको तो आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करती है, और एक मॉर्गेज डीड साइन करता है। प्रॉपर्टी मतलब हिंदी में बंधक रख लेती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, बैंक को ये पावर आता है कि बिना कोर्ट गए आपकी प्रॉपर्टी को बेच देगी। अब बात समझ रहे हैं ना। फिर कोई केस नहीं करेगी, वो क्या करेगी बैंक? एक मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं, ये सरफेसी एक्ट 2002 में आया था। तो इसमें बैंक क्या करेगी कि जो लायबिलिटी है, मान लीजिए 2 करोड़ का लोन लिया, अब ये नहीं कि 5 लाख का लोन का लिमिट है 20 लाख के ऊपर। 20 लाख कितना है?
20 लाख का है ना, मतलब बड़ा अमाउंट का लोन है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 का, तो उसका लिमिट है। उसके लिए अब डीआरटी में बैंक जाती है। बैंक डीआरटी में क्या करती है कि जो डिफॉल्ट हुआ पेमेंट में, पहले एनपीए डिक्लेयर करती है। कोई अकाउंट में पैसा नहीं आता, बैंक क्या करती है, उसको एनपीए डिक्लेयर करती है। एनपीए डिक्लेयर, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप बिजनेस के लिए पैसा लिए हैं, अब परफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिंग नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं, मतलब किसी ने 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया लिया और वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, मतलब वो अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, लॉस में हो रहा है, पैसा कहीं और से डाइवर्ट कर दिया मनी को, तो फिर अकाउंट बैंक को क्या करेगा, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट होने के बाद, अगर रीपेमेंट में डिफॉल्ट करता है, चूकता है, तो उसको एनपीए डिक्लेयर करेगा। वो बैंक का कोई कोड जाने की जरूरत नहीं, बैंक चिट्ठी लिखेगा अपने लेटर हेड पर कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया। जैसे ही वो करता है, बैंक को पावर आती है। ठीक है, सरफेसी एक्ट 2002 के आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है। फिर बैंक क्या करती है, उसको नोटिस देती है, सेक्शन 13(2) आप याद कर लीजिए, ये याद करना जरूरी है। सेक्शन, हाँ, डिमांड नोटिस देती है सेक्शन 13(2) सरफेसी एक्ट में, सरफेसी एक्ट में, सरफेसी एक्ट 2002। ये सेक्शन याद होना जरूरी है अगर आप लॉयर हो तो, ठीक है ना, क्योंकि आपको आया, मैंने क्लाइंट आपके पास आया, बोला सर हमको 13(2) का नोटिस हो गया, तो आप पूछो 13(2) क्या होता है? 13(2) मतलब बैंक ने डिमांड नोटिस दिया है कि पैसा दो। उसके बाद उसको एक तरह से बैंक का कब्जा हो गया। मान लो आपने 10 करोड़ का लोन लिया है और अपना मकान 5/9 गिरवी रख दिया है, तो उसका सिंबॉलिक पोजीशन में आ गया, चाहे तो बैंक बिना पूछे आपसे बेच सकती है। पहले क्या होता था, कोर्ट जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लो, फिर उस ऑर्डर को चैलेंज करो, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो डीआरटी से पावरफुल एक्ट है ये, सरफेसी एक्ट बहुत पावरफुल है। इसे बैंक 13(2) का नोटिस देकर आपको 60 दिन का टाइम देती है। कितने दिन का? 60। हाँ, ये फिगर याद रखिए। ये फिगर आप, ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ये पूरा ये चार्ट अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये चार्ट में है कि ये चार्ट दिखाई देगा अभी, इसमें है कि सरफेसी एक्ट में क्या क्या स्टेप्स हैं, कि पहले 13(2) का नोटिस देगा, एनपीए होगा, एनपीए के बाद ये 60 दिन का वो होगा, क्या बोलते हैं, टाइम देगा 13(2) में। जब आपको 60 का ये नोटिस मिलता है, 60 का, तो ये 60 का नोटिस मिलने के बाद 60 दिन के बाद 13(2) का नोटिस हो गया, इसमें 60 दिन का टाइम देगा बैंक का, 60 दिन के अंदर आप पैसा दे दिए, 60 डेज, ठीक है। अगर आप 60 डेज में पैसा नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, आप या तो ऑब्जेक्शन डालेंगे कि नोटिस गलत है, आपने गलत पैसा डिमांड किया है, इतना इंटरेस्ट नहीं बनता है, इतना नहीं, आप बोलेगा 10 करोड़, तुम बोलेगा 5 करोड़ लिए थे, तो आप ऑब्जेक्शन डालेंगे या ऑब्जेक्शन नहीं डालोगे, दो ही काम करोगे ना। नोटिस का तो जवाब दोगे या नहीं जवाब दोगे। अगर आपने जवाब दे दिया तो बैंक का जवाब आपका सुनवाई करके आपको क्लियर कर देगी कि हाँ ये बनता है, नहीं बनता है। तो आप जवाब देने का पावर आपके पास कहां से आया? बैंक बोलेगा तुमको जवाब देने का पावर ही नहीं है, हमको 13(2) का नोटिस दे दिया, हम जा रहे हैं सिंबॉलिक पोजीशन लेने, तो आप क्या बोलेंगे? आपको पावर आता है कानून से, बोलोगे तुमको 13(2) में नोटिस का पावर है, तो हमको 13(3) में जवाब देने का पावर है। तो सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, कहां से आपको पावर कहां से निकाल रहे हो। तो 13 दिन में बोरोवर को पावर है, जो लोन लिया है ना, जो उधार पैसा लिया है बोरोवर, उसको पावर है, उसको कानून उसकी भी सुनता है। लेकिन ये सब टाइम लिमिट फ्रेम है कि इतने दिन में एनपीए डिक्लेयर करो, 90 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 10 दिन, सब टाइम फ्रेम है कि फटाफट फटाफट निपट जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 3 साल बाद जवाब देने आए होगे। तो जवाब भी देना है 60 दिन के अंदर। अगर आपका जवाब मान लिया बैंक ने तो, और नहीं माना तो 15 दिन के अंदर बैंक को उसको रिजेक्ट देना। ऐसा नहीं जवाब पर बैंक बैठ जाएगा, या तो मान लेगा या 15 दिन के बोल रहा कि आपका जवाब हम नहीं मानते, गलत है, हम आपसे पैसा लेंगे, ठीक है। अब मैं चार्ट दिखाता हूं। अब बैंक क्या करेगा कि इस बैंक को पावर फिर आता है 13 दिन के बाद सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर बैंक को क्या पावर आता है कि आपकी प्रॉपर्टी बेच दे, या प्रॉपर्टी अपने पास रख ले, या पूरा मैनेजमेंट पर, जैसे कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, मान लो कंपनी जूते बनाती है, तो पूरे मैनेजमेंट पर कब्जा कर ले, खुद जूते बना रही, बेच दे, कुछ भी कर रही है, असेट्स अपने पास रख ले, या कोई खाली प्रॉपर्टी बैंक उसमें अपना ब्रांच खोल ले।
पहला ऑप्शन क्या होता है बैंक को कि बैंक उसको बेचती है, ठीक है ना। और बैंक क्या करती है कि आपके मकान पे कब्जा करने गया बैंक का अफसर और आप उसको डंडा से पीटने लगेंगे तो क्या करेगा बैंक? पुलिस को क्या बोलेगा? उसके लिए बैंक फिर सेक्शन 14 का एप्लीकेशन मूव करता है एमएम के पास या डीएम के पास। उसमें बोलता है कि मैं बैंक पे कब्जा लेने जा रहा हूँ इस प्रॉपर्टी पे, हमको आप एक महिला पुलिस, एक पुलिस दीजिए जैसा भी, तो पुलिस लेके जाएगा, कब्जा कर लेगा। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि नहीं पैसे तो मेरे पास कल परसों पैसा आने वाला है, मैं प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं होने दूंगा। मान लो आपकी नियत अब देने की हो गई, दबाव में आ गए, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप डीआरटी मूव करेंगे क्योंकि लोकल कोर्ट नहीं सुनेगा ये, इसका स्टे मिलेगा तो डीआरटी से ही मिलेगा। आप वहां क्या फाइल करेंगे? ए से, पहले ओए फाइल के साथ ऐसे फाइल करेंगे एप्लीकेशन। फिर कोर्ट में बोलेंगे सर हम पैसा दे सकते हैं, 10 दिन का हमको टाइम दिया, आज कब्जा कर लो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, चाहे प्रॉपर्टी बैंक बेच देगा। तो अगर आपको जेन्युइन रीजन लगेगा ग्राउंड का हम बाद में चर्चा करेंगे, तो आपको वहां से स्टे मिल जाएगा, नहीं मिलता आप फिर डीआरटी में जाएंगे, तो सेक्शन 14 में उसको पावर आ जाएगा। और इस सरफेसी एक्ट का है, तभी हम एक्ट के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी तो आपको हम तरीका बता रहे हैं। तो क्या क्या बताया बैंक के पास, क्या क्या है? एक डीआरटी में जाने का, दूसरा सरफेसी में 13 एक सेक्शन है, पहला कहाँ जाएगा? डीआरटी में, दूसरा सरफेसी में। इन दोनों में क्या होता है कि बैंक क्या बोलता है कि तेरे पास पैसा है, तू पैसा दे। मान लो आपके पास पैसा है, आपने मेरा पैसा ले लिया है, हम कहेंगे दो, तुम कहोगे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो और एक्ट आया 2016 में, जो ही मोदी गवर्नमेंट ने लाया है, उसको क्या बोलते हैं? द आईबीसी 2016, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को 2016। डीआरटी में क्या बोलते हैं? जब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बैंक केस फाइल करता है कि मैंने इसको 30 करोड़ रुपया दिया, ये दे नहीं रहा है, इनका प्रॉपर्टी बेच के लेंगे, ये बोलता है। एनसीएलटी में जो केस होता है, सेक्शन एनसीएलटी में 3 तरह के क्रेडिटर होते हैं। कौन कौन बताओ राहुल? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, सिक्योर ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, और एक और कोई होता है, दो। क्रेडिटर जो समझना पड़ेगा, बताइए क्या होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर? तुम बताओ यार, तुम डेली जाते हो एनसीएलटी, बोलो। सर जो फाइनेंस, जो पैसा देता है वो फाइनेंस। अरे पैसा तो फाइनेंसर कहेगा ना, उधारी लेने वाला थोड़े कहलाएगा। जो बैंक पैसा देता है हिमांशु, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर। मान लो कि हमारा शराब की फैक्ट्री है, तुमसे हम गन्ना ले रहे हैं, करोड़ों का गन्ना ले लिए, पैसा तो तुम दिए नहीं हो, तुम हमसे वसूलोगे, क्या वसूलोगे? गन्ना। तो हम बोले पैसा तो लिए ही नहीं है, तो गन्ना लिए हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर हमेशा बैंक होता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करने में उसने सहायता किया। शराब की फैक्ट्री तो गन्ना देके, मोलासेस देके, अगर सरिया बनाने की फैक्ट्री है तो आयरन ओर देके, कपड़े की फैक्ट्री तो कपास देके, उसको ऑपरेशन में सहायता की, उसकी क्या हो गया? वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया। अभी जो मकान जो बिल्डर पैसा से लेके भाग रहे हैं ना, वो कितना बिल्डर लेके भाग गए, तो उसको भी अगर एक इतना अमाउंट है तो उसको भी ऑपरेशनल क्रेडिटर में आजकल गिनती होने लगा है। लेकिन वो सब लोग नहीं जा सकता एनसीएलटी में। अगर आपका लोन अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है तभी जा सकते हैं। तो एनसीएलटी की क्या खूबी है कि एनसीएलटी आईबीसी 2016, ठीक है, एनसीएलटी बहुत पावरफुल है, सरफेसी से भी ज्यादा। क्योंकि मान लीजिए रिलायंस की फैक्ट्री है, टाटा फैक्ट्री है, कोई एबीसी फैक्ट्री ले लीजिए, किसी का नाम नहीं लेते। अब एबीसी फैक्ट्री चल रही, फैक्ट्री का नाम है एबीसी लिमिटेड। इसने पीएनबी बैंक से ले लिया है 100 करोड़। तो बैंक क्या करेगा? सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल करेगा। किसका? सेक्शन 7 आईबीसी, उसका डेफिनेशन हम बाद में बताएंगे, अभी तो शॉर्ट में बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। तो रिकवरी का प्रोसेस बता रहे हैं। एफआईआर से, 138 से,
समरी सूट से, नॉर्मल सूट से, कमर्शियल सूट से, और ये FIR हो गया। उसके बाद DRT में आ गया। DRT के बाद क्या आ गया? सरफेसी एक्ट। अंकित को माइक दो। अंकित ये फाइनेंशियल क्रेडिटर तो बना दिया ऑप्शनल क्रेडिटर। तो NCLT में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लोग जाते हैं, बैंक जाता है रिकवरी के लिए, फिर Yes, sir. NCLT में क्यों जाता है? Yes, sir. बताइए। Sir, the purpose of financial creditors going before DRT and going before NCLT is completely different. क्या है बताइए। Financial creditor goes before DRT for recovery of its dues against creditor. However, the purpose for them going before NCLT is completely different, and it is cardinal principle of the law of IBC is that the recourse of IBC should be taken for revival and for the benefit of the corporate debtor as a going concern, and not as a tool of operation, not as a tool of recovery from the corporate debtor, and in that process hamper the business of the corporate debtor by pushing corporate debtor into insolvency. हाँ ठीक है। देखिए, मैं NCLT में जो बैंक ये बोलती है कि ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, तो बोलती है इसके पास पैसे नहीं है, ये हमको लोन जो लिया है वो डिफॉल्ट कर गया, नाउ ही इज अनेबल टू पे द लोन बिकॉज ही हैव नो मींस टू पे। रिकवरी ट्रिब्यूनल में क्या बोलते थे, जब पैसा है ये दे नहीं रहा है, इसकी प्रॉपर्टी हम जब्त करेंगे और बेचेंगे, अपना पैसा वसूलेंगे, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। ये हम रिकवरी में बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं NCLT में, सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल करता है, उसको क्या प्रूव करना पड़ता है फाइनेंशियल क्रेडिटर को कि सर देयर इज अ डिफॉल्ट एंड वी हैव फाइल्ड एप्लीकेशन विद इन द लिमिटेशन, मतलब 3 साल के पहले। लिमिटेशन हम बाद में बताएंगे। तो आपको मोटा मोटी बता देते हैं क्या है कि ज्यादा पावरफुल क्यों है कि सपोज अगर आप ABC लिमिटेड कंपनी चला रहे हो, वहां हजारों आदमी काम कर रहे हैं, वहां चनप्रास बन रहा है या हॉर्लिक्स कुछ भी बन रहा है, मतलब अब जब बैंक ये कहती है कि दैट वेरी कॉर्पोरेट बॉडी हैव नो मींस टू पे एंड हैव नो गट्स टू रन द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री चलाने में असमर्थ है, क्योंकि फैक्ट्री ठीक चल नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है, लॉस में चल रहे हैं, लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट बन गया है। तो इसको रिजॉल्व करना है। जब आप खाओगे, सुबह सुबह आप नाश्ता करोगे, खाओगे, खाने के बाद अब सोओगे तभी तो काम करोगे। हम कहें सर इसका भूखे मर गया, ये खा ही नहीं पा रहा है, इसको हॉस्पिटल में ले चलो, इसको इलाज करो, इसका किडनी खराब है, लीवर खराब है, तो मतलब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो इसको CIRP इनिशिएट कीजिए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस होता है वो इनिशिएट करने का एप्लीकेशन दिया जाता है। फिर क्या करता है, सेक्शन 7 जब एडमिट होता है तो एक IRP बैठता है, पहले एंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, बाद में वो RP होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो एडवोकेट ही होते हैं और CA होते हैं, अलग से कोर्स होता है। फिर वो कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं और फिर चलाते हैं, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलाते हैं। उसके सिक्योरिटी गार्ड, पेपर, बैंक अकाउंट सब में उनका कब्जा होता है। अब जो मेन मालिक है सोचता है कि मैंने इतने मेहनत से कंपनी बनाया है, ये कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी। अब वो बैंक में कहता है कि कोर्ट में जब NCLT में क्या आर्गुमेंट लेता है वो, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मीन्स टू पे, लेकिन ये डिफॉल्ट गलत शो कर रहा है, ये डिफॉल्ट गलत है, या वो लेता है कि ये लिमिटेशन के बाहर फाइल हुआ है, अलग अलग प्री होता है। तो सेक्शन 7 फाइल करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, और कोई किसी ने सामान कंपनी में फाइल सप्लाई किया है तो वो सेक्शन 9 का एप्लीकेशन फाइल करता है IBC में, ऑपरेशनल क्रेडिटर। और कभी कभी कंपनी वाले को बहुत कर्जा हो गया, बैंक वाला कह रहा हमको पैसा दो, बिजली विभाग कर रहा हमको दो, इनकम टैक्स वाला कह रहा हमको दो, सेल टैक्स वाला कह रहा है, GST वाला कह रहा हमको दो, वो पगला गया है, नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अनएम्प्लॉयड है, मान लीजिए आप ही वकील हैं, बहुत बड़े, आपका वकालत चल ही नहीं रहा है, शादी हो गया है, बीवी कह रही हमको पैसा दो, माँ कह रही हमको दो, बाप कह रहा हमको दो, कहीं लोन लोगे तो आप क्या करेंगे? आप सरेंडर कर देंगे ना, आप सरेंडर करेंगे। तो कभी कभी कॉर्पोरेट डेटर भी बोलता है कि मेरे पास फैक्ट्री है, मैं चला ही नहीं पा रहा हूं, हमको तुम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मतलब दिवालिया हो गया वो। तो फिर उसमें भी RP बैठता है, उसके सारे एसेट्स को ऑक्शन करता है, फिर उसको बेचता है, फिर वाटरफॉल मैकेनिज्म से पैसा देता है, तो मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा।
अभी तो आपको मतलब आपको सिर्फ परिचय कराया है कि रिकवरी का क्या क्या प्रोसेस है। इंडिविजुअल है तो 138 और बोलो ना यार। 138 summary suit and FIR and complaint and ordinary suit. हाँ बोलो बोलो बोलो। 138 of NI Act, summary हाँ उधर suit, देखिए बोलो। हाँ summary suit, हाँ। ordinary civil suit and FIR or complaint to the magistrate. और कमर्शियल है तो कमर्शियल डालेंगे, कमर्शियल commercial suit डालेंगे। in the commercial court. दूसरा अगर बैंक है तो क्या करेगा? बैंक है तो DRT Act के आप अंदर बताओ इनको तो वैभव। बैंक होगा तो डीआरटी में जाएगा और सरफेसी से भी जा सकता है। अगर क्योंकि सिक्योर्ड असेट्स है तब। सिक्योर्ड और फिर इसमें भी मान लो कोई मोटरसाइकिल का लोन लिया, मोटरसाइकिल लेके भाग गया। अनसिक्योर्ड लेना अलग होता है। लोन भी दो तरह का होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मतलब सिक्योर्ड मतलब पैसा आपने लिया, उसके बदले में कोई गारंटी दे दिया है। गारंटर भी दो होते हैं, कॉर्पोरेट गारंटर और पर्सनल गारंटर। तो अभी तो आप समझ गए कि रिकवरी में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। कोर्ट का नाम मैंने बता दिया। अब इसका जुडिक्शन तय करना होता है। जुडिक्शन भी 3 तरह का होता है। कहाँ केस फाइल करेंगे, कौन कौन सा बताइए? पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल करेक्ट और सब्जेक्ट मैटर। तुम लोग को आना चाहिए ज्यादा। कितना तुम्हारा खर्चा है सब महीने का? LLB कर रहे हो, महीने कितना पैसा मांगते हो पिताजी से हर महीने? 13-14 हजार। इसमें हो जाता 15,000 में? तो खुद भी कहीं से खुद कहाँ से कमाते हो? सर राइटिंग करते हैं। राइटिंग करते हो, कितना कमाते हो? 4-5 हजार वहां से आ जाता है। तुम कितना लेते हो घर से? 10-12 महीने में। हाँ तो 10,000 लेते हो तो गार्जियन से 1.5 लाख 2 लाख लेते हो महीने में ना, साल में। अब 5 साल का कोर्स है तुम्हारा, तो गार्जियन को 8-9 लाख रुपए ले लिए ना। हाँ 9 लाख रुपए तुम ले लिए। उसके बाद IBI का एग्जाम, ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्लियर करोगे, फिर इंटर क्लियर करोगे, तुम गार्जियन का वकील बनते बनते 25 लाख रुपया ले लोगे। तो 25 लाख कमाने का स्कीम है दिमाग में? स्कीम बनाओ। स्कीम कहाँ बनेगा? पढ़ने में। जो लड़के को आपके गार्जियन ने दिया है, पढ़ने का रूम दिया है, AC दिया है, किताब दिया है, अगर फिर भी आप बड़े वकील नहीं बन पाए तो फिर तो मजदूरी करना पड़ेगा। उसमें और ज्यादा मेहनत है। मजदूरी में ज्यादा मेहनत है। सबसे आसान काम है वकालत पढ़ना, जिसमें पैसा अनलिमिटेड है। आप सुने कोई डॉक्टर एक बार का देखने का नवज पकड़ने कोई डॉक्टर लेता है 5 लाख? कितना ही बड़ा डॉक्टर हो वो 1,000 लेगा, 2,000 लेगा, 10,000 लेगा। और वकील जब एक तो फाइल से पकड़ता है तो 50 लाख मांग सकता है। अनलिमिटेड पैसा है इसमें, लेकिन अनलिमिटेड मेहनत करना पड़ेगा। वकालत बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ पढ़ना है, सोचना है, सब कुछ पढ़ना है। IAS से ज्यादा पढ़ना है। इसमें मेडिकल, आप क्रिमिनल केस कर रहे हैं तो मेडिकल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। गोली मारा तो कहाँ मारा, वहां को मरने से गोली मार ली, पैर में मार दिया, 307 बनता है कि नहीं बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर है कि मर्डर है, किस सीने में मारा है, कौन सा वाइटल पार्ट है बॉडी का। अब वो बहुत पढ़ना पड़ेगा। वकील बनना बहुत आसान है लेकिन बहुत मेहनत है। हर आदमी को आप वकील नहीं बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या बोलते हैं? अधिवक्ता, अधिक बोलने वाला। लेकिन वो लॉजिकल बात होनी चाहिए। जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, माता पिताजी में क्या फर्क है? वही एडवोकेट और जज में क्या फर्क है? एडवोकेट आर्गुमेंट करके जज को इस बात के लिए तैयार करता है कि आप ये फैसला कीजिए, और जज उस बात को फैसला करता है दोनों पार्टी को समझ। जैसे माता जी, आपसे कोई भी आपको महिला मिल जाएगी रोड पे, गली में, मोहल्ले में, आप किसी को माता जी बोल सकते हैं ना। आपसे उम्र में बड़ी है तो आप बस में बैठे हैं, कोई महिला बगल में बोल देंगे माता जी आप बैठ जाइए, बोलता है ना आदमी। क्योंकि माँ के अंदर ममता होता है, किसी को ममता दे सकती है। लेकिन किसी आदमी को बोल देंगे पिताजी आइए बैठिए, हाँ क्यों नहीं बोलते हो? हम तुमसे उम्र में बड़े हैं ना, तुमको बोलोगे पिताजी आइए? नहीं बोलोगे। लेकिन हमारे ऊपर कोई महिला होगी तो उसको माता जी बोल दो। क्यों? ये पुरुष होता है अपने बेटे के अलावा किसी को प्यार नहीं करता है। वो सब पे अपना ममता नहीं लुटा सकता है। माँ किसी को ममता दे देगी। बात समझ रहे हैं? बाप सिर्फ बेटे को ही दे सकता है। तो हमको पिताजी कहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। और किसी महिला को माता जी कह दो तो तुमको दुलार से सहला देगी, एक गिलास पानी पिया देगी, बोलो आओ बेटा बैठो।
है ना? तो इसीलिए आपके पिताजी बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कहने का ये मतलब है। आपकी माँ उतना नहीं मेहनत कर पाएगी, माँ आपको खाना-पीना दे देगी, लेकिन आपको अपने पिताजी का, माताजी का सपना साकार करना है, अच्छे से आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और जितनी बार एक फाइल पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे तो 10 तरह का आइडिया आएगा। एक ही एफआईआर 4 बार पढ़ो तो 4 पॉइंट आएंगे। देखते हो ये किताब है, मान लो कोई बेयर एक्ट है, क्या है ये, लिमिटेशन एक्ट, जज के टेबल पर रखा रहता है, रोज इसका पूरा जिंदगी यही पढ़ने में लग गया, अभी तक उसको समझ में नहीं आता है। जब भी बहस होता है तो वकील बोलता है सर ये सेक्शन खोलिए, फिर अगला केस फिर वही सेक्शन खोलता है। हर बार हर सेक्शन को हर एडवोकेट अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना? इंटरप्रिटेशन भी एक आर्ट है, यही एडवोकेसी स्किल्स है कि किसी बातों को आप कैसे सामने रखते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका रिकवरी का तो हो गया, कौन कौन सा प्रोसीजर है। तो आप जुड़े रहे लॉ लर्निंग बेंच के साथ, अगले एपिसोड में आपको और भी प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे। आप बने रहे लॉ लर्निंग बेंच के साथ।